क्या हो अगर जिस लड़की के लिए तुमने सब कुछ कुर्बान किया वही तुम्हारा दिल निकालकर किसी और को दे दे। हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपनी वाइफ को टॉप पर पहुंचाने के लिए सब कुछ देता है, लेकिन एंगेजमेंट के दिन ही वो उसे धोखा देकर उसका दिल निकालकर अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को दे देती है। मरने के बाद वह दोबारा मौका पाता है और शुरुआत में लौट आता है, लेकिन इस बार वह जागता है गॉड ऑफ वेल्थ क्लास, ऐसी क्लास जिसके दम पर वह पैसों से कुछ भी खरीद सकता है, यहां तक कि दिव्य पालतू जीवों को भी। ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और साल 2077 में एक वर्चुअल गेम अचानक हकीकत बन जाती है और इंसानी दुनिया पर हमला कर देती है। दुनिया का पूरा निजाम तहस नहस हो जाता है और हर तरफ तबाही का मंजर छा जाता है। लेकिन जैसा अक्सर ऐसे वक्त में होता है, लोगों में अचानक अजीब ताकतें जाग उठती हैं। इस तबाही भरी दुनिया में एक अनजाने शहर का सबसे अमीर और आवारा इंसान जेफ अपनी पुरानी प्रेमिका एला की हर तरह से हिफाजत करता है। वो उसे तसल्ली देता है और उसे लेवल अप कराने के लिए अपनी दौलत पानी की तरह बहाता है। जेफ उसके लिए डिवाइन आर्टिफैक्ट खरीदने में एक भी पैसा नहीं बचाता। हर अच्छा मौका और बेहतरीन इक्विपमेंट सबसे पहले एला को मिलती है ताकि वो खुश रहे। जेफ की वजह से वो आखिरकार इस दुनिया की सबसे ताकतवर गोल्ड टियर हीरो बन जाती है और हर तरफ उसका नाम होता है। और फिर वो दिन आता है जब ये दोनों अपना रिश्ता पक्का करने के लिए शादी का फैसला करते हैं। उन्हें देखकर लोगों के दिल में सच्ची जलन होती है, क्योंकि ये दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हैं। जेफ के चाहने वाले कहते हैं कि काश उन्हें भी ऐसा अमीर और वफादार इंसान मिलता। जेफ उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या वो उससे शादी करके हमेशा उसके साथ रहना चाहेगी। एला ऊपर से तो खुशी दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कुछ और ही सोच रखा है। आखिरी लम्हे में वो मना कर देती है और उसके चेहरे पर एक चालाक और शातिर मुस्कान फैल जाती है। फिर वो पूरी ताकत से जेफ के सीने पर वार करती है, जैसे उसका दिल ही उखाड़ लेना चाहती हो। जेफ को अपनी सबसे प्रिय इंसान से इस अचानक धोखे की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो एला जवाब देती है कि पैसों से कभी उसके जज्बात नहीं खरीदे जा सकते। वो कहती है कि उपहार लेने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा उससे बंधी रहेगी। वो बताती है कि उसके असली जज्बातों को सिर्फ चेस्टर समझता है और वो हमेशा से उसी की है। चेस्टर तभी जेफ के मुंह पर लात मारता है और कहता है कि वो बस एक कमजात है जो इस दौलत के लायक नहीं। जेफ खुद को एक अनजानी जगह पाता है और सोचता है कि उसने इतनी मेहनत किस लिए की, बस धोखा खाने के लिए। उसका दिल राख हो जाता है और वो एक टूटा हुआ इंसान बन जाता है जो अपनी किस्मत पर रोता है। फिर वो निराशा में कहता है कि अब उसके पास दिल ही नहीं बचा तो कोई उसे तोड़ भी नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से वो एक सख्त इंसान बन जाता है और कहता है कि वो इसे यहीं खत्म नहीं होने देगा। वो उस खालीपन में चिल्लाता है कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन सबको वो इसकी कीमत चुकवाएगा। तभी अचानक उसे लगता है जैसे वो दुनिया में वापस लौट रहा है और उसे अपनी पूर्व प्रेमिका की आवाज सुनाई देती है। एला उससे पूछती है कि क्या वो सच में सोचता है कि उसके चंद पैसों की उसे जरूरत है। बस वो उसके तोहफे कबूल कर लेती है। जेफ को एहसास होता है कि ये रिकॉग्निशन है और वो अपोकैलिप्स गेम शुरू होने से एक हफ्ते पहले के वक्त में वापस आ गया है पीछे को। उसे यकीन हो जाता है कि उसे सच में दूसरा मौका मिला है और वो इस बार बेहतर बनेगा। इसके फौरन बाद वो एक ठंडा और अकेला इंसान बन जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे देखता है जैसे वो उसकी धृष्टता से थक चुका हो। वो कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ता है, उसे एक नजर देखता है और उसे चुप कराता है। वो उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि अब उसे इस रवैये वाली एला की कोई जरूरत नहीं, वो जहां चाहे जा सकती है। एला अपने एक्स बॉयफ्रेंड की इस हिम्मत से हैरान हो जाती है और पूछती है कि इसका मतलब क्या है। जेफ उससे मुंह फेर लेता है, जेब में हाथ डालता है और कहता है कि अब वो उसे कुछ नहीं देगा। एला सोचती है कि ये कोई मजाक है और कहती है कि इस बार भी वो उसका पैसा लेने से आनाकानी करेगी। जेफ सख्ती से कहता है कि वो दफा हो जाए क्योंकि वो ये दोबारा नहीं कहेगा और वो उसे बोर कर रही है। एला पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की और धमकी देती है कि वो इसका पछतावा करेगा। जेफ तपाक से कहता है कि उसे याद है वो जूते उसी ने खरीदे थे, इसीलिए वो उन्हें वापस ले रहा है। एला कहती है कि वो ये न सोचे कि उसके चंद पैसे उसे कुछ खास बनाते हैं और कहती है कि उसे ये बात याद रहेगी। जेफ कहता है कि वो उससे और बात नहीं करना चाहता और उम्मीद करता है कि दोनों की राहें अब कभी न मिलें। इसके बाद वो रहस्यमय तरीके से अपना चेहरा हाथ से ढक लेता है और कहता है कि उसके पास उससे ज्यादा जरूरी काम है। जेफ को पता है कि अपोकैलिप्स गेम शुरू होने से पहले उसे काफी पैसे जुटाने होंगे। वो अपनी एक जान पहचान वाली लड़की से बात करता है और कहता है कि वो उसे 20 अरब की शेयर्स देने के लिए तैयार है। वो लड़की हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में इस पर राजी है और जेफ हाँ कह देता है।
मुस्कुराते हुए वो कहती है कि वो खुशी खुशी उसकी शर्तें मानेगी और उसकी कॉरपोरेशन की बागडोर संभालेगी। जेफ खुशी से कहता है कि इस जिंदगी में वो अकेले ही तख्त पर बैठेगा और अब बस बीटा वर्जन का इंतजार है। कुछ वक्त बाद उसे नोटिफिकेशन आती है कि इस वर्जन का टेस्ट पब्लिक बिल्ड से पहले 3 दिन चलेगा। जेफ को एक जानी पहचानी सी कैफियत महसूस होती है जब वो अपोकैलिप्स की शुरुआत में खुद को पाता है। फिर वो अपना रहस्यमय निकनेम नाइट जेफ चुनता है और सोचता है कि कौन सी क्लास लेनी चाहिए। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसकी गिल्ड को एक गोल्ड लेवल बीस्ट टेमर ने तबाह किया था। जेफ बीस्ट टेमर क्लास चुनता है और सोचता है कि उसके पास लेवल अप के लिए काफी वक्त और साधन है। क्लास चुनने के बाद उसे लगता है जैसे उसका रूप थोड़ा बदल गया है और वो खुश होकर कहता है कि बढ़िया है। इसके बाद वो सबसे अहम काम की तरफ बढ़ता है और अपना अकाउंट रियल मनी से टॉप अप करने का फैसला करता है। सिस्टम खुशी से बताता है कि उसके बैलेंस में 20 अरब गोल्ड कॉइन्स आ गए हैं। जेफ को नोटिफिकेशन मिलती है कि वो पहला प्लेयर है जिसने 1 अरब से ज्यादा टॉप अप किया और इसके लिए उसे एक नया प्रोफेशन मिल रहा है। सिस्टम बताता है कि वो अब उस इंसान के लिए एक खास तोहफा एक्टिवेट करेगा जो इतना इन्वेस्ट कर सकता है। ये तोहफा एक ऐसा प्रोफेशन है जो दौलत और अपार समृद्धि से जुड़ा है। जेफ हैरान होता है कि इस गेम में एक सीक्रेट प्रोफेशन भी है जो ढेर सारे पैसे खर्च करने पर अनलॉक होता है। उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि उसका सीक्रेट वेल्थ क्लास अनलॉक हो रहा है और उसके सामने एक अजीब छोटा सा मेंढक प्रकट होता है। जेफ हैरानी से इसे देखता है और सोचता है कि ये ठंडे खून वाला जीव कहां से आ गया, लेकिन वो मेंढक तुरंत उसे ऐसी बेअदबी के लिए डांटता है और उसे एक बेकार और जमीन पर चलने के लायक न होने वाला इंसान कहता है। वो खुद को एबिज बताता है और कहता है कि वो जेफ का वेल्थ मेंटर है और जेफ अब उसका शागिर्द बन चुका है। जेफ हैरानी से उसे देखता है और कहता है कि एक मेंढक मेंटर के तौर पर किसी ठग जैसा लगता है। एबिज ऐसे बर्ताव को नजरअंदाज नहीं करता और उसे अपनी ताकत दिखाने का फैसला करता है। जेफ को एक के बाद एक ढेर सारे टैलेंट्स मिलते हैं जो उसकी बेस स्टैट्स बढ़ा देते हैं। जेफ कहता है कि यह बहुत अच्छी क्लास है क्योंकि जितने भी टैलेंट्स उसे मिले हैं सब काम के हैं। जेफ देखता है कि उसका गोल्ड बैलेंस हर दिन एक तय रकम से बढ़ता है, जैसे किसी डिपॉजिट पर मुनाफा मिलता हो। प्रोटोगोनिस्ट दृढ़ता से कहता है कि वो अब पूरी दुनिया को दिखाएगा कि पैसों की असली ताकत क्या होती है। वो फैसला करता है कि लेवल अप में एक पल भी बर्बाद नहीं करेगा और सीधे न्यूबी विलेज की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो फ्लावर फील्ड्स लोकेशन पर पहुंचता है और देखता है कि सर्वर अभी अभी खुला है और वहां कोई नहीं है। उसे पता है कि बीस्ट टेमर के तौर पर शुरुआत करना 10 गुना मुश्किल है क्योंकि शुरुआती स्टेजेस में कुछ भी टेम नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर है कि इतनी कमजोर क्लास की ग्रोथ रेट और पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अपनी इसी शेखी में डूबे हुए उस पर गोब्लिन वॉरियर्स हमला कर देते हैं। जेफ को एहसास होता है कि लेवल 5 का एलीट वॉरियर सीधे उस पर टूट पड़ा है, यानी वो काफी बदकिस्मत है। एबिज कहता है कि ये बेहद बुरा है और देर होने से पहले फौरन भाग जाना चाहिए। जेफ पलटता है और भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। वो दोनों किसी तरह मेन सिटी तक पहुंचते हैं और जेफ कहता है कि अपने सफर की बिल्कुल शुरुआत में ही वो लगभग मर गया था। बाकी एडवेंचर्स उसे देखकर कहते हैं कि उन्होंने पहली बार कोई बीस्ट टेमर देखा है क्योंकि ये क्लास बहुत कमजोर है। एबिज कहता है कि शहर में एनिमल एग्स सस्ते में मिल रहे हैं, इसलिए कम से कम एक तो खरीद लेना चाहिए। जेफ घमंड से कहता है कि वो आम जानवरों से काम नहीं चलाएगा, तो एबिज पूछता है कि वो चाहता क्या है। जेफ उसे पीछे आने को कहता है और बताता है कि वो एक सीक्रेट डंजन जानता है जहां गॉड लेवलिंग रखा है। इसके फौरन बाद वो हाई हॉल की तरफ जाता है और एबिज कहता है कि यहाँ के मर्सिनरीज बहुत महंगे हैं और वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। थोड़े ही वक्त बाद एक समझदार विजर्ड उसे रोकता है और आगे न जाने की सलाह देता है। जेफ कहता है कि उसके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, लेकिन वो उसे कुछ देना चाहता है। आर्कमैज पूछता है कि क्या वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जेफ कहता है कि नीचे देखे। बूढ़ा आदमी नीचे देखता है तो वहां ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये कहां से आए। जेफ कहता है कि अगर वो पीछे देखे तो वहां भी काफी सोना मिलेगा। बूढ़ा खुशी से अपना खजाना देखता है और जेफ पूछता है कि क्या उसे ये तोहफे पसंद आए। आर्कमैज कहता है कि सम्मानित मेहमानों का कमरा गॉड ऑफ वॉर्स पेविलियन में है, इसलिए वो आगे बढ़े। वो ये भी कहता है कि वो खुद उसे वहां छोड़ने को तैयार है और जेफ मुस्कुराते हुए उसकी मेहमान नवाजी कबूल करता है। कुछ देर बाद वो एक विशाल हॉल में पहुंचता है जो शानदार खंभों से सजा हुआ है। वो चारों तरफ देखता है तो पाता है कि वहां बहुत सारे गोलेम नाइट्स हैं और हर एक का लेवल काफी ऊंचा है। थोड़ी देर बाद
एक अनुभवी योद्धा उसके पास आता है और पूछता है कि उसे यहां किसने आने दिया। जेफ गॉड लेवल गार्ड गोलम किराए पर लेने की बात करता है तो उसे बताया जाता है कि यह शायद मुमकिन नहीं। वो आगे कहता है कि उसकी स्टैट्स लेवल 80 के गार्ड को हायर करने के लिए काफी नहीं है। जेफ कहता है कि वो एक दिन के काम के लिए बॉडीगार्ड को अरबों गोल्ड कॉइन्स देने को तैयार है। एक पल के लिए विशाल बर्जर्कर नाइट चुप हो जाता है और ध्यान से पैसे गिनने लगता है। फिर वो कहता है कि टेक्निकली तो ये मुमकिन है, आखिरकार रूल्स इंसानों ने ही बनाए हैं। वो ये भी सलाह देता है कि एक डिवाइन लेवल स्पेल कास्टर भी हायर करे और जेफ कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार है। बर्जर्कर उसे एक स्क्रोल देता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वो कास्टर को बुला लेगा। कुछ ही पलों में उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और सामने एक अद्भुत सॉर्सरेस खड़ी होती है। वो लड़की अपना नाम डोलोरेस बताती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो 24 घंटे उसके हुक्म पर चलेगी। वो पूछती है कि उसे क्या चाहिए और यकीन दिलाती है कि वो हर काम कर सकती है। जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि अपनी इस साथी से मिलकर खुशी हुई और फिर काम पर आ जाता है। वो कहता है कि आगे काफी मुश्किल काम है, लेकिन उसे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। डोलोरेस जल्दी से मोर्चे पर पहुंचती है और अपनी जबरदस्त फायर मैजिक चलाने लगती है। जेफ उसकी लड़ाई देखता है और उसके डैमेज के आंकड़े देखकर हैरान रह जाता है। एबिज कहता है कि इन सभी गोब्लिन्स को खत्म करना होगा क्योंकि वो उन पर हमला कर रहे हैं। बाकी प्लेयर्स इतने बड़े डैमेज के आंकड़े और एक आम प्लेयर का किसी कैस्टर के साथ टीम बनाना देखकर दंग रह जाते हैं। जेफ को लेवल 10 तक पहुंचने वाले पहले प्लेयर के रूप में ढेरों इनाम मिलते हैं। पूरी दुनिया में खबर फैलने लगती है कि नाइट जेफ नाम का एक प्लेयर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जेफ सोचता है कि जब एपोकलिप्स हकीकत बनेगी तो सब जान जाएंगे कि इस दुनिया का असली मालिक वही है। इस मामूली से दावे के बाद वो फैसला करता है कि अब असली काम पर लगने का वक्त आ गया है और आगे बढ़ता है। वो डोलोरेस को बताता है कि वो ड्रैगन्स लेयर की तरफ जा रहे हैं जहां कुछ बहुत जरूरी चीज है। इधर एक और योद्धा गोब्लिन्स का शिकार करता रहता है और एक एक करके उन्हें खत्म करता है। वो कहता है कि गेम की शुरुआत से ही वो एलीट मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा है और अभी तक लेवल 3 पर है। उसने नाइट जेफ का नाम नहीं सुना था और जानना चाहता है कि वो इतनी जल्दी लेवल 10 तक कैसे पहुंचा। इधर कहानी व्हिस्परिंग वैली की गहराइयों में पहुंचती है जहां हमारे किरदार काफी देर से चल रहे हैं। जेफ एक खास पत्थर के पास जाता है और वहां की सील को एक्टिवेट करता है जिससे तेज रोशनी निकलती है। कुछ छोटी मोटी हेरा फेरी के बाद एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है जो डंजियन के प्रकट होने का इशारा है। सिस्टम बताता है कि वो ड्रैगन्स लेयर नाम के एक छुपे हुए इलाके में दाखिल हो रहे हैं। डोलोरेस कहती है कि वो ताकतवर है लेकिन अकेले ड्रैगन से लड़ना उसके बस की बात नहीं, तो जेफ उसे तसल्ली देता है। वो बताता है कि बहुत पहले इस लेवल का एक प्लेयर गलती से एक छुपा हुआ क्वेस्ट ट्रिगर कर देता है और ये डंजन ढूंढ लेता है। डोलोरेस पूछती है कि उसे ये कैसे पता, तो जेफ बताता है कि उसने उस लड़ाई की रिकॉर्डिंग बड़ी रकम देकर खरीदी थी। डोलोरेस कहती है कि अगर वो ड्रैगन एग चुराने जा रहा है तो ये रैंक से भी ज्यादा मुश्किल काम है। जेफ कहता है कि ये बस एक ड्रैगन है और अगर वो इतनी बड़ी सॉर्सरेस है तो उसे पल भर में खत्म कर सकती है। सिस्टम बताता है कि सामने एक लेवल 5 का शाइनिंग ड्रैगन है जिसके पास होली जजमेंट की एबिलिटी है। डोलोरेस खुश होती है कि उसने टेलीपोर्टेशन स्क्रोल साथ रखी है और कहती है कि वो पहले जाए जबकि वो बाहर इंतजार करेगी। वो कहती है कि एक थर्डल ड्रैगन अकेले पूरी गिल्ड को तबाह कर सकता है और ये ड्रैगन तो उससे भी ताकतवर है। जेफ उसे सोचने पर मजबूर करना चाहता है लेकिन वो कहती है कि इतनी कम कीमत पर यह काम बहुत ज्यादा जानलेवा है। जेफ अचानक कहता है कि वो इस काम के लिए 3 अरब गोल्ड देने को तैयार है। डोलोरेस पलटकर कहती है कि चाहे जान पर खेलना पड़े वो करेगी। वो गर्व से कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी और उसे ठीक 3 मिनट देगी, इससे ज्यादा वो नहीं लड़ सकती। जेफ को ढेरों बफ्स मिलते हैं और वो समझ जाता है कि इस मैच पर आगे भी हमेशा भरोसा किया जा सकता है। वो ड्रैगन पर हमला करती है और कहती है कि बफ 3 मिनट का है, इसलिए उसे जल्दी करनी होगी। वो कहती है कि पहले शायद वो इस राक्षस से डरती, लेकिन 3 अरब के लिए वो उसे झुकाकर दम लेगी। वो ड्रैगन को धीमा करने के लिए बड़ी मात्रा में आइस शार्ड्स बरसाती है। इधर जेफ चुपचाप ड्रैगन के पीछे से खिसकता है और उसके अंडे तक पहुंचता है। वो धीरे से कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में नजर नहीं आना चाहिए, वरना उनकी जिंदगी बहुत जल्दी और बेइज्जती से खत्म हो जाएगी। डोलोरेस कहती है कि सिर्फ 1.5 मिनट बचा है और उसकी ताकत जवाब देने लगी है। जेफ कहता है कि अंडा उसकी सोच से कहीं ज्यादा भारी है और एबिज से मदद मांगता है। एबिज लापरवाही से कुछ कदम चलता है और एक विशाल धातु का हेलमेट गिरा देता है जिससे जोरदार आवाज होती है। लड़ाई के बीच ड्रैगन उस आवाज को सुनता है और पीछे मुड़कर देखता है कि शोर कौन कर रहा है। ड्रैगन उन घुसपैठियों पर आग की धाराएं बरसाने की तैयारी करते हुए
डरावनी दहाड़ मारता है। जेफ एबिज को बेकार मेंढक कहता है और फिर जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला करता है। डोलोरेस अपने साथियों को बचाने के लिए आइस स्पेल्स का इस्तेमाल करती है और उम्मीद करती है कि इससे राक्षस को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके। ड्रैगन उस बर्फीली दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और सरसर्स को जल्दी समझ आ जाता है कि वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। वो छिपकली हवा में उड़ती है और ड्रैगन किंग्स ब्रेथ स्किल इस्तेमाल करने की तैयारी करती है। जेफ पूछता है कि वो अचानक उसके पीछे कैसे आ गई, तो डोलोरेस याद दिलाती है कि वो अमर नहीं है। दोनों मिलकर जल्दी से दूरी पाटते हैं और डंजियन से बाहर निकल जाते हैं। जेफ कहता है कि ये बहुत खतरनाक था और वो लगभग मर ही गए थे, लेकिन फिर भी इनाम लेकर निकल आए। डोलोरेस कहती है कि अगर इस अंडे से लेवल 5 का ड्रैगन निकला तो उनकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। डोलोरेस उसे पैसे न भूलने की याद दिलाती है और जेफ यकीन दिलाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कभी धोखा नहीं करता। इसके बाद वो गंभीरता से कहता है कि अब बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने का वक्त है और उम्मीद है कि कोई अच्छा निकले। वो ये भी कहता है कि सब कुछ इसी पल पर निर्भर है, इसलिए वो ये नहीं सह सकता कि ये जानवर उसे निराश करे। थोड़ी देर की एकाग्रता के बाद ड्रैगन का अंडा दरकने लगता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। जेफ अपनी मेहनत के नतीजे को हैरानी से देखता है और सामने एक छोटा सा लेकिन दबंग दिखने वाला ड्रैगन नजर आता है। डोलोरेस कहती है कि ये किसी बेबी रेडिएंट जैसा नहीं लग रहा, लगता है कुछ बदल रहा है। सिस्टम बताता है कि ये एक सेलेस्टियल एजियोर ड्रैगन है जिसके पैरामीटर्स बेहद शानदार हैं। जेफ खुश होता है कि ये बीस्ट पूरी तरह से अनबैलेंस्ड है और उसे सिर्फ जीत दिलाएगा। अपने ड्रैगन को प्यार से थपथपाते हुए वो कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ताकतवर होगा और उसे ग्रीन बेबी कहता है। एबिज के हाथ में एक अजीब सी आइकन है और प्रोटोगोनिस्ट फौरन पूछता है कि ये क्या है। एबिज शिकायत करने लगता है कि उसके साथ बेइज्जती और बेअदबी का बर्ताव होता है। जेफ को पता चलता है कि ये बैज ड्रैगन्स लेयर से उठाया गया है और डोलोरेस अंदाजा लगाती है कि ये रेस बैज है। जेफ इस बैज की स्टैट्स देखता है और समझ जाता है कि इससे उसे अविश्वसनीय ताकत की नई एबिलिटीज मिलने वाली हैं। जेफ कहता है कि वो ये बैज एबिज की लापरवाही का हर्जाना समझकर रख रहा है। एबिज इस लूट का बदला मांगता है और जेफ उसे याद दिलाता है कि वो साथी हैं, इसलिए आपस में बांटना चाहिए। बैज अपनी वेस्ट पर लगाने के बाद उसे एहसास होता है कि अब गोब्लिन्स का फार्मिंग एकदम आसान हो गया है। जेफ को लगभग तुरंत ही एक ताकतवर हिडन क्वेस्ट मिलती है जिसमें उसे फेंक ऑन अ फॉन फ्यूरी ढूंढना है। डोलोरेस बताती है कि ये एक डिवाइन लेवल असासिनस डैगर है जो एबिसल बीस्ट के दांतों से बनाई जाती है। वो ये भी सुझाती है कि शायद इस ड्रैगन और इन फैंग्स के बीच कोई संबंध है। जेफ को नोटिफिकेशन आती है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है और उसे जल्दी ही गेम से बाहर कर दिया जाएगा। डोलोरेस भी कहती है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है और अगली बार पहले पैसे देने होंगे। जेफ कहता है कि डूम्सडे गेम अभी टेस्टिंग मोड में है और हकीकत से पूरी तरह जुड़ा नहीं है। कुछ वक्त बाद वो न्यूज में सुनता है कि गेम अपोकैलिप्स हर तरफ छाया हुआ है। जेफ को पता चलता है कि कई देश इस गेम को ब्लॉक कर रहे हैं और वो सोचता है कि इस फैसले पर उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसका फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं। जेफ को एला के मैसेजेस आते हैं जिनमें वो उससे कई काम करने और माफ करने की गुजारिश कर रही है। जेफ सोचता है कि वो तो इस पागल औरत को भूल ही चुका था और अफसोस करता है कि पहले ही ब्लॉक क्यों नहीं किया। इधर एला अपने दोस्त चेस्टर के पास है जो पूछता है कि उसका क्या प्लान है। एला कहती है कि जेफ जरूर आएगा क्योंकि उसकी मदद की गुजारिश को नजरअंदाज करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। तभी डॉक्टर पास आकर कहता है कि पेशेंट को डिस्चार्ज करने का वक्त आ गया है और बिल चुकाना होगा। वो बताता है कि अपोकैलिप्स गेम की वजह से बहुत सारे मरीज आए हैं जिन्हें फौरी सर्जरी की जरूरत है। चेस्टर कहता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं और एला कहती है कि उसके पास भी एक पैसा नहीं क्योंकि जेफ सब कुछ वापस ले गया। एला फौरन कहती है कि वो बदमाश सोचता है कि उसे पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन उसकी शक्ल देखते ही उसे घिन आती है। चेस्टर सुझाता है कि उसकी दया पर अपील की जाए और एला गुस्से से कहती है कि वो उसे हमेशा मैनिपुलेट कर सकती है। इधर कहानी हमारे प्रोटोगोनिस्ट के घर पर आती है जहां वो अपने एडवेंचर्स के बाद चैन से सो रहा है। उसकी अलार्म क्लॉक उसे जगाने वाली है जो इशारा कर रही है कि अपोकैलिप्स की दुनिया में जाने का वक्त आ गया। जेफ को समझ आता है कि वक्त आ गया है और बिना देर किए वीडियो गेम की दुनिया में उतरकर बढ़त हासिल करनी होगी। वो जल्दी से एक खास सिस्टम एक्टिवेट करता है ताकि वर्चुअल स्पेस में पहुंच सके। कुछ देर बाद वो न्यूकमर्स विलेज में पहुंचता है और एबिज उस पर इल्जाम लगाता है कि वो बहुत जल्दी आ गया। जेफ कहता है कि जो जल्दी उठता है उसी की किस्मत खुलती है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। फौरन ही दूसरे प्लेयर्स उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि वो पहले से लेवल 10 पर है, यानी ये बहुत काम का साथी है।
जेफ को एहसास होता है कि ये बिल्कुल भी जरूरी ध्यान नहीं है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पीछे आ जाते हैं। एबिज उसे रोकने से मना करता है क्योंकि ये लोग उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ी करेंगे। प्लेयर्स लेवल 10 के जोन के सामने रुक जाते हैं क्योंकि वहां वो मारे जाएंगे और आगे नहीं जा सकते। ईबिस खुश होता है कि आखिरकार पीछा छूटा और जेफ कहता है कि कोई बेवकूफ ही उस इलाके में जाएगा। कुछ वक्त बाद वो एक बड़े किले तक पहुंचता है जिसकी निगरानी एक अकेला गार्ड कर रहा है। वो बख्तरबंद योद्धा उसे बताता है कि ये जगह उस जैसे लोगों के लिए नहीं है क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर है। जेफ कहता है कि वो प्रमोशन टेस्ट देने आया है, जिससे गार्ड हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि उसकी टीम कहां है और जेफ गर्व से कहता है कि वो अकेला खेलता है और उसे किसी की जरूरत नहीं। गार्ड कहता है कि इतने मुश्किल काम पर अकेले जाना आत्महत्या है, लेकिन जेफ कहता है कि उसे डर नहीं लगता। गार्ड कंधे उचकाता है और प्रेशर प्लेट एक्टिवेट कर देता है ताकि हमारे हीरो को दूसरी जगह भेजा जा सके। जेफ फैसला करता है कि वो सबसे मुश्किल चैलेंज चुनेगा। इसके बाद वो गार्ड के सामने जितना कूल दिख सके उतना दिखने के लिए जेब में हाथ डाल लेता है। गार्ड कहता है कि ये बिल्कुल बेवकूफी है क्योंकि जो वहां अकेला जाता है वो मर जाता है, लेकिन हमारे हीरो के लिए कोई बड़ी रुकावट नहीं है क्योंकि वो इस गेम को पूरी तरह जानता है। जेफ कहता है कि इस बार वो यहां किसी अनजान दुश्मन से बदला लेने आया है जिसने उसे तकलीफ दी थी। इसके बाद वो अपने लिटिल ग्रीन वन को बुलाता है ताकि वो खुद को साबित कर सके। जेफ कहता है कि इस जीव के साथ डरने की कोई बात नहीं क्योंकि इसका रैंक सबसे ऊंचे में से एक है। कुछ ही देर में उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखती है और वो सावधान रहने की हिदायत देता है ताकि किसी जाल में न फंसे। सामने एक लेवल 10 का वाइल्ड स्नो वुल्फ प्रकट होता है जिसकी पैसिव और एक्टिव एबिलिटीज अज्ञात हैं। जेफ को एहसास होता है कि एक शैडो असासिन भी ऐसे गंभीर दुश्मन को देखकर कांप जाता, लेकिन इस ड्रैगन की ताकत के सामने ऐसा गंभीर दुश्मन भी बस एक मामूली मोहरा है। लिटिल ग्रीन वन नॉर्मल अटैक करने का फैसला करता है और उस जीव पर आग उगलता है। लगभग तुरंत ही इस हमले से इतना नुकसान होता है कि वुल्फ की आधी हेल्थ खत्म हो जाती है। फिर ड्रैगन बस कुछ पंजे के वार करके इस राक्षस की बची खुची हेल्थ खत्म कर देता है, लेकिन आखिरी दम पर पहुंचते ही वुल्फ अचानक गुस्से में आ जाता है और भी ताकतवर हो जाता है। जेफ को एहसास होता है कि यह बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि गुस्साए म्यूटेंट्स अक्सर बहुत परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ड्रैगन विशाल पंजों के वार से बचने के लिए ऊपर उड़ता है और 3 प्रंग्ड अर्थ शेकिंग रोअर इस्तेमाल करता है। दहाड़ इतनी जोरदार है कि म्यूटेंट वुल्फ जैसा विशाल जीव भी सन्न रह जाता है। इसके बाद ड्रैगन उसे खत्म करने के लिए फायर ब्रेथ से कुछ और वार करता है। सिस्टम जेफ को वाइल्ड म्यूटेंट स्नो वुल्फ को हराने और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करने पर बधाई देता है। इस सब के अलावा लिटिल ग्रीन वन लेवल 4 पर पहुंच जाता है और जेफ खुश होता है कि फार्मिंग बढ़िया चल रही है। वो एक बेहद अनबैलेंस्ड स्किल को भी लेवल अप करने का फैसला करता है जो उसे ज्यादा स्टैट्स दिलाती है। इनाम में सबसे ऊंचे रैंक के स्नो वुल्फ से बनी कई चीजें उसके सामने आती हैं। शुरुआती कुछ मिनटों में जेफ बेहतरीन लूट में नहाने लगता है जो उसे बिना किसी मुश्किल के मिल रहा है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उनके पीछे किसी जानवर की एक विशाल परछाई उभरती है। ये परछाई एबिसल डीमन की है जो इससे भी खतरनाक दुश्मन है। जेफ खुशी से अपने पेट को हमले का हुक्म देता है क्योंकि अब उसे किसी दुश्मन का डर नहीं। ड्रैगन फौरन हुक्म मानता है और दुश्मन टाइगर को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करता है। आधे घंटे बाद जेफ और एबिज मॉन्स्टर्स के साथ इस नतीजेदार लड़ाई के बाद आराम करने का फैसला करते हैं। जेफ कहता है कि वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो यहां बॉस से लड़ने आया है। एबिज कहता है कि ये काफी जोखिम भरा है, लेकिन जेफ कहता है कि उसका पेट अब बॉस को संभाल सकता है। वो ये भी कहता है कि वो खुद भी अच्छे योद्धा हैं और इन बदमाशों से आसानी से निपट सकते हैं। जेफ अनजाने कैटाकॉम्स की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो जल्द ही जीत हासिल करेंगे। सिस्टम उसे बताता है कि वो एबिस में दाखिल हो रहा है और जेफ सोचता है कि इसका मतलब क्या है। जेफ बिल्कुल गंभीर चेहरे से कहता है कि वो अब अपोकैलिप्स की ताकत लिए एबिस का दूत बन गया है। ये शक्तिशाली बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, जबकि जेफ इस जगह के बॉस को बुलाता है। सामने एक विशाल आदमी प्रकट होता है जो कवच पहने हुए है और एक अजीब स्टाफ से लैस है। ये बॉस एक किंग लेवल एबिसल वंडरर है जिसकी एबिलिटीज अज्ञात हैं। जेफ को एहसास होता है कि काम उसकी सोच के मुताबिक नहीं चल रहा क्योंकि ये बॉस उसकी शुरुआती सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। ध्यान से जांचने के बाद उसे पता चलता है कि ये बॉस पूरी तरह मैजिक पर निर्भर है और फिजिकल कॉम्बैट में कमजोर है। जेफ अपने पेट को कहता है कि एबिलिटीज बेसोचे समझे इस्तेमाल न करे और उसके हुक्म पर चले। वो आगे कहता है कि ये दुश्मन बहुत धीमा है
इसलिए पोजीशन बदलते रहो और लंबी लड़ाई से बचो। छोटा ड्रैगन सब समझने का नाटक करता है और फिर ताकतवर स्प्लैश हमले से दुश्मन की पीठ पर निशाना साधता है। जेफ खुशी से कहता है कि यही स्ट्रैटेजी सही है और लिटिल वन को जारी रखने को कहता है। ये नुकसान इतना जबरदस्त है कि बॉस का ध्यान टूट जाता है और वो स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर पाता। जेफ गर्व से कहता है कि उसे अपने पेट से इससे कम की उम्मीद नहीं थी और हमेशा की तरह वो क्लास दिखाता है। अचानक एबिस वॉकर जेफ की तरफ मुड़ता है और बिना हिले उसे घूरने लगता है। जेफ और एबिस समझने की कोशिश करते हैं कि इस राक्षस की स्ट्रैटेजी क्या है अगर वो हमला नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें एहसास होता है कि ये राक्षस दरअसल एक जादू की तैयारी कर रहा है। जेफ नुकसान से बचने के लिए एक तरफ उछलता है और उसके पास एक जोरदार धमाका होता है। जेफ सोचता है कि वो राक्षस का निशाना क्यों है और लिटिल वन से उसे बचाने की गुहार लगाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि वो इस तरह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। एज्योर बेबी अपने मालिक की मदद को आता है और फिर से ताकतवर आग की धाराओं से दुश्मन पर हमला करता है। ये वार इतना जबरदस्त होता है कि राक्षस फिर से जम जाता है और हमला करना बंद कर देता है। कुछ और पलों के बाद वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी हेल्थ अचानक शून्य हो जाती है। एबिज कहता है कि अगर वो फिर से ऐसी खतरनाक जगह आने वाले हैं तो बेहतर है पलटकर चले जाएं। जेफ को सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि उसके बीस्ट ने लेवल 10 हासिल किया है और उसे बड़ा बोनस मिल रहा है। जेफ अपने साथी को कायर कहता है और एबिज उसे याद दिलाता है कि मरने से बचने के लिए वो खुद कितनी जल्दी भागता है। जेफ इसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि उन्हें देखना है कि कौन से आइटम्स मिले। सिस्टम सबको बताता है कि प्लेयर नाइट जेफ अबिस ट्रायल पूरा करने वाला पहला प्लेयर है। दूसरे प्लेयर्स वर्ल्ड रैंकिंग टेबल के पास आते हैं और देखना चाहते हैं कि ये प्लेयर कौन है और उसकी ताकत क्या है। वो पाते हैं कि टेबल में सिर्फ एक ही नाम है और इस इंसान के बारे में जानकारी ढूंढने की बात करते हैं। धीरे धीरे उसके सपोर्टर्स की तादाद बढ़ने लगती है क्योंकि सब उसके राज्य जानना चाहते हैं। इसी वक्त एला एक न्यूकमर विलेज में है और चेस्टर के साथ गेम में दाखिल होती है। चेस्टर कहता है कि उन्हें इस प्लेयर से संपर्क करके उसके साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि तब वो जरूर उनकी मदद करेगा। एला कहती है कि वो इतनी बेशर्म नहीं है, लेकिन चेस्टर सोच रहा है कि जेफ के पैसों का क्या हुआ। एला कहती है कि अभी जेफ की बात करने का कोई फायदा नहीं और उससे ये गेम खेलना सिखाने को कहती है। इधर जेफ कहता है कि इतनी मेहनत के बाद उसे कहीं ज्यादा बड़े इनाम की उम्मीद थी। उसे एबिस स्टोन फ्रैगमेंट के रूप में मिलता है और जेफ कहता है कि उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। पोर्टल खोलने के बाद वो सोचता है कि इस आर्टिफैक्ट की असली कीमत बाद में जाननी होगी। कुछ देर बाद गार्ड उसे हैरानी से देखता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि कोई अकेला बच सकता है। जेफ उसे सेंट्रल सिटी भेजने को कहता है और गार्ड बिना किसी परेशानी के एक खास पोर्टल बना देता है। वो उसे एक सम्मानित योद्धा कहता है और टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने पर बधाई देता है। जेफ को एबज में एक लेवल अप भी मिलता है जिसे वो बहुत अच्छा तोहफा कहता है। उसे एक एपिक वेलोर बैज भी मिलता है जो उसके सभी एट्रीब्यूट्स और बढ़ा देता है। जेफ खुशी से एक और इनाम पहनता है और कहता है कि अब नए शहर जाने का वक्त आ गया। ये शहर विंडलीफ की बस्ती है जहां काफी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। जेफ कहता है कि पिछली जिंदगी में करियर चेंज वाली जगह सैकड़ों लोगों से भरी होती थी। प्रोटागोनिस्ट जोर देकर कहता है कि उसे हंटर घुटाल को ढूंढना है और वो बाद में अपनी वजह बताएगा। वो खाली गलियों से आराम से गुजरता है क्योंकि ये शहर अभी प्लेयर्स से नहीं भरा है, इसीलिए वो जल्दी से अपने टारगेट तक पहुंच जाता है जो एक कुर्सी पर बैठा बेकार बैठा हुआ है। घूटल कहता है कि वो जेफ की क्लास नहीं बदलेगा, लेकिन जेफ कहता है कि वो हिडन बीस्ट फिस्परर बनना चाहता है। घूटल कहता है कि ताकत साबित करने के लिए उसे 100 डेमोनिक पप्पीज की आंखें लानी होंगी। जेफ कहता है कि वो सैकड़ों एलीट मॉन्स्टर्स मारने में वक्त बर्बाद नहीं करेगा। गटल कहता है कि तब वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और जेफ कहता है कि वो उसे गलत समझ रहा है। इसके बाद वो उसे एपिक वेलोर बैज दिखाता है जिसे देखकर घुटाल तुरंत हैरान रह जाता है। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि इतना जवान इंसान हेल लेवल की मुसीबत से गुजरा है। जेफ शेखी बघारते हुए कहता है कि उसने तो इससे भी मुश्किल एबिस लेवल चैलेंज अकेले पूरा किया है। घूटल कहता है कि उसे फौरन समझ आ गया कि जेफ आम लोगों में एक असली ड्रैगन है। एबिस और जेफ दोनों को एहसास होता है कि ये इंसान किसी आम पेज पलटने से भी तेज अपना मन बदलता है। घूटल जानना चाहता है कि कौन सा बीस्ट एबिस का टेस्ट पास कर सकता है और जेफ उसे दिखाने का फैसला करता है। चेस्टर कहता है कि उसने इतनी कम उम्र में गॉड लेवल बीस्ट कभी नहीं देखा। इसके फौरन बाद वो कहता है कि ये उसके सपनों का बीस्ट है और जेफ उसे इतना परेशान न होने को कहता है। घूटल कहता है कि वो उसे राजा के चीफ बीस्ट टिमर से मिलवाएगा।
वो उसे रिकमेंडेशन लेटर देता है और कहता है कि ये इंसान उसे वो जवाब देगा जो वो ढूंढ रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि एक नई क्वेस्ट शुरू हो रही है जिसमें उसे एक टेमर ढूंढना है। जेफ कहता है कि रॉयल बीस्ट टेमर दूसरे शहर में है और अभी उसके पास कई और काम हैं। एबिस पूछता है कि वो क्या कह रहा है और जेफ बताता है कि उसके पास एक और हिडन क्वेस्ट पूरी करनी है। एबिस को शक होता है और वो पूछता है कि उसे हिडन क्वेस्ट्स के बारे में कैसे पता है। कहानी एक गली की तरफ मुड़ती है जहां एक खूबसूरत लड़की दो गार्ड्स के साथ चल रही है। जेफ जल्दी से लेडी चार्ले नाम की इस खूबसूरत लड़की को ढूंढता है और बात करने के लिए सावधानी से उसके पास जाता है। गार्ड उसे अचानक रोकता है और पूछता है कि वो कौन है और किसी शाही इंसान के पास क्यों आ रहा है। जेफ फौरन लेडी चार्ले की तरफ मुड़कर पूछता है कि वो हमेशा इतनी उदास क्यों लगती है। लेडी चार्ले अचानक किसी अजनबी से बात करने का फैसला करती है और कहती है कि उसे एक जरूरी चीज खोती जा रही है। जेफ कहता है कि वो फिक्र न करे क्योंकि वो पक्का उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। एबिस को याद आता है कि इस लेडी को जो फूल चाहिए वो शहर के बाहर है, लेकिन वो हमेशा गलियों में घूमती रहती है। जेफ कहता है कि उसे कोई साधारण फूल नहीं चाहिए और एबिज सोचता है कि आखिर वो क्या ढूंढ रहा है। जेफ एक हार्डवेयर स्टोर में जाता है और एबिज टिप्पणी करता है कि वहां कोई सुंदर फूल मिलना मुश्किल है। दुकानदार पूछता है कि उसे क्या चाहिए और जेफ कहता है कि उनके पास जवाहरात के संदूक बिकते हैं। दुकानदार दावा करता है कि उसके संदूक में प्राचीन ड्रैगन की हड्डियां और दूसरे खजाने हैं। जेफ गर्व से कहता है कि वो सबसे महंगा संदूक लेना चाहता है ताकि किस्मत आजमाए। दुकानदार उसे 10,000 गोल्ड प्रति संदूक वाला दिखाता है, लेकिन जेफ कहता है कि एक काफी नहीं होगा। इसके बाद जेफ पैसों से भरा बटुआ पटकता है और कहता है कि वो इस दुकान के सारे संदूक खरीद रहा है। दुकानदार हैरानी से उसे देखता है और फिर ये बिगड़ैल अमीर आदमी मांग करता है कि संदूक जल्दी खोले जाए। उसकी मांग लगभग फौरन पूरी की जाती है और शुरुआत में उसे कुछ साधारण आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। उसे बड़े हीलिंग पोटियंस भी मिलते हैं जो आगे के सफर में काम आएंगे। किस्मत से उसे एक अजीब एक्सपेंडिंग ब्रेड भी मिलती है जो उसकी भूख मिटाती है। इसके बाद पता चलता है कि 100 में से सिर्फ एक संदूक बचा है और जेफ मांग करता है कि उसे फौरन खोला जाए। जेफ तुरंत अंदर देखता है और सोचता है कि अब वो हार नहीं सकता। सिस्टम बताता है कि उसे एक खूबसूरत फूल मिला है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी अज्ञात है। जेफ इस क्रिस्टल रोज को खुशी से देखता है और समझ जाता है कि उसकी क्वेस्ट आखिरकार पूरी होगी। इधर लेडी चार्ले घर वापस जाने और अपनी मेड्स के साथ नहाने का फैसला करती है। वो उनसे पूछती है कि क्या कोई बहादुर इंसान सच में उसके लिए वो फूल ढूंढ सकता है। मेड कहती है कि उसके आकर्षण की वजह से वो जरूर किस्मत वाली होगी और कोई उसकी तलाश पूरी करेगा। अचानक एक और मेड कमरे में दाखिल होती है और बताती है कि वो जवान आदमी उससे अकेले मिलना चाहता है। लेडी चार्ले को पता चलता है कि किसी ने सच में उसके लिए फूल ढूंढ लिया है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। जेफ उसका इंतजार कर रहा है और लेडी चार्ले हैरानी से पूछती है कि क्या उसने पहले ही फूल ढूंढ लिया। जेफ उसे संदूक देता है और कहता है कि इस दिलकश लेडी को बस इसे देखना है। लेडी चार्ले संदूक खोलती है और कहती है कि यही वो खूबसूरत फूल है जिसकी उसे तलाश थी। वो माफी मांगती है और पूछती है कि इन आर्टिफैक्ट्स देने के बदले वो क्या इनाम चाहता है। जेफ कहता है कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं और वो कहती है कि तब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। जेफ इस लड़की की हिम्मत से हैरान होता है और समझ जाता है कि अगर उसने सख्ती नहीं दिखाई तो वो मना नहीं कर पाएगा। वो फौरन कहता है कि वो उसे गलत समझ रही है और दरअसल औरतें वो नहीं हैं जिनके वो सपने देखता है। वो कहता है कि कम से कम वो उसे सिटीजनशिप दिलाने में मदद करे ताकि शहरों में आना जाना आसान हो। लेडी चार्ले कहती हैं कि अगर बस यही चाहिए तो ये तो बहुत आसान काम है। जेफ ये भी कहता है कि वो शहर में एक घर खरीदकर पास में बसना चाहता है। लेडी चार्ल कहती है कि ये बहुत सही फैसला है क्योंकि इधर उधर भटकना बेवकूफी है। वो ये भी कहती है कि वो उसे पूरी तरह समझती है, लेकिन जो इलाका उसने चुना है वो बहुत रौनकदार नहीं है। जेफ कहता है कि उसे अपने चुनाव पर पूरा यकीन है और उम्मीद है कि वो सही लोगों से मिलवाने में मदद करेगी। एबिज कहता है कि ये फायदेमंद नहीं है क्योंकि वो इलाका कम आबाद है और वहां काम की इमारतें कम हैं। जेफ कहता है कि एबिज नहीं समझता कि जल्द ही अजीब जीव इस शहर पर हमला करेंगे और पूर्वी हिस्सा तबाह हो जाएगा। वो ये भी कहता है कि पश्चिमी इलाका कम आबाद होने की वजह से मॉन्स्टर्स को कम आकर्षित करता है। कुछ वक्त बाद वो सिर्फ 1 अरब गोल्ड में 340 रिहायशी इमारतें और 184 कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद लेता है। जेफ बिना किसी परेशानी के साइन करता है और फिर उसे सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। लेडी चार्ले कहती हैं कि वो अब ड्रैगन एंड फीनिक्स एम्पायर का फर्स्ट क्लास नागरिक है। जेफ पलटकर उससे पूछता है कि क्या वो सच में शाही खानदान की लेडी है।
लेडी चार्ले मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या ये उसके लिए सच में नामुमकिन लगता है। जेफ पूछता है कि क्या वो रॉयल बीस्ट टेमर को जानती है, और वो कहती है कि हाँ। उसका ठिकाना जानने के बाद वो कहता है कि वो उसे बस दिल से एक किस दे सकता है। लेडी शरेल कहती है कि वो उसे अब सोफिया बुला सकता है क्योंकि वो अब काफी करीब है। जेफ को फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप मिलती है, जिससे उसे कई सहूलियतें और कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये सब देखने वाले दूसरे प्लेयर्स यकीन नहीं कर पाते कि गेम इतना असली लग सकता है। कुछ प्लेयर्स नाराज होने लगते हैं कि यहां भी हायरार्की सिस्टम जोड़ा जा रहा है। चेस्टर ये नोटिस पढ़ता है और कहता है कि नाइट जेफ बहुत जबरदस्त प्लेयर है, और एला को कुछ शक होने लगता है। वो कहती है कि अगर उस जैसा टॉप प्लेयर उनकी अगुवाई करता तो वो शायद पहले से लेवल 5 या 4 पर होते। वो शिकायत करती है कि अभी वो पूरी टीम के साथ मिलकर भी एक गोब्लिन से मुश्किल से निपट पाते हैं। आम लोग कहते हैं कि वो बस मजे से बैठकर लेवल अप कर रही है, जबकि सब मेहनत करते हैं। चेस्टर कहता है कि ये कोई गलतफहमी है और उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ ऐसा मतलब नहीं था, और माफी मांगता है। एला सीन बनाती है और चली जाती है, और चेस्टर पूछता है कि वो क्या कर रही है और कहता है कि आगे चलकर नुकसान होगा। वो कहता है कि वो दोनों अकेले रह गए हैं और अब लेवल अप करना मुश्किल होगा, लेकिन एला उसे ही इल्जाम दे देती है। चेस्टर समझ जाता है कि बहस करना बेकार है और कहता है कि उसे जेफ से संपर्क करना चाहिए। एला कहती है कि वो पहले उसे नहीं लिखेगी, और चेस्टर कहता है कि उससे मदद मांगे। एला कहती है कि चूंकि वो उससे मिन्नत कर रहा है तो वो गेम छोड़ने के बाद उसकी बात मानेगी। गेम से निकलने के बाद वो सोचती है कि जेफ का पैसे उड़ाने का तरीका बेशर्मी है, लेकिन वो उसे माफ कर देती है। वो खुद पहल करने और उसे फिर से लिखने का फैसला करती है ताकि उसे अपनी तरफ कर सके। वो उसे लिखती है कि वो अपोकलिप्स नाम का गेम खेल रही है और उसे पैसों और इक्विपमेंट में मदद चाहिए। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि वो बेहद उदार है, इसलिए इस बार उसे माफ करके एक मौका देने का फैसला करती है। लेकिन 5 मिनट बाद वो नाराज होने लगती है कि मैसेज भेजे जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। फोन देखती है तो पता चलता है कि उसे अनफ्रेंड कर दिया गया है, इसलिए उसका मैसेज भेजा ही नहीं जा रहा। एला सोचती है कि इस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई उसे फ्रेंड्स लिस्ट से हटाने की, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में आई सबसे अच्छी चीज है। इसके बाद वो गुस्से से कहती है कि अगर वो घुटनों के बल रेंगते हुए भी मिन्नत करे तो भी वो उसे माफ नहीं करेगी। इधर कहानी उस शहर पर आती है जहां जेफ बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट खरीद रहा है। जेफ को एक खास घर में काफी देर से दिलचस्पी है और वो फौरन वहां जाने का फैसला करता है। दुकानदार उसे बताता है कि उनकी दुकान में सिल्वर रैंक और उससे ऊपर का इक्विपमेंट ही लिया जाता है। जेफ उसे डार्क गोल्ड का एक टुकड़ा दिखाता है और पूछता है कि क्या वो इसकी कीमत लगा सकता है। दुकानदार कहता है कि ये सच में डार्क गोल्ड रैंक का आइटम है और उसे समझ नहीं आता कि ये कहां से आया। वो ये भी कहता है कि ऐसा आइटम होने पर दुकान का मालिक खुद इसकी कीमत लगाएगा ताकि नतीजे की गारंटी हो। जेफ उसे बड़ी रकम देता है और कहता है कि उसके पास ऐसे कई और आइटम्स हैं जिनकी कीमत लगवानी है। दुकान का मालिक कहता है कि इस बंदे के पास तो पैसों का अंबार है, और जेफ मनमौजी अंदाज में जल्दी करने को कहता है। दुकानदार समझता है कि ऐसा ग्राहक हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और फौरन नाइट पेंडेंट की जांच करके उसकी खूबियां जानता है। वो कहता है कि इसकी खासियतें बेमिसाल हैं, लेकिन जेफ बिल्कुल बेपरवाह होकर कहता है कि आगे बताए। कुछ देर बाद उसे सभी नए आइटम्स मिल जाते हैं और वो हैरान होता है कि उसकी स्टैट्स कितनी बढ़ गई हैं। एबिज कहता है कि उसकी मौजूदा ताकत उसे अकेले लड़ने देती है और जेफ वैली की तरफ जाने का फैसला करता है। उसके मुताबिक लेवल 20 के मॉन्स्टर्स वाले इलाके में जाकर उनकी खेती की जा सकती है। हाइनों का एक विशाल झुंड उसे घेर लेता है और वो उन्हें घिनौने जीव कहता है जो झुंड में हमला करते हैं। इसके फौरन बाद वो अपना बीस्ट बुलाता है और उसे आगे भेज देता है। वो राक्षस दूसरे जीवों पर ताकतवर हमले करता है जिससे वो लगभग तुरंत राख हो जाते हैं। जेफ कहता है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स बिना सोचे हमला करते हैं, इसलिए वो बस बैठकर देख सकता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि पिछली जिंदगी याद करे तो ये नई जिंदगी उसे कहीं आसान लगती है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स उस पर किसी भरपूर झरने की तरह बरसते हैं और वो जल्दी से लेवल 12 पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि इस रफ्तार से लेवल 20 तक पहुंचने में बस कुछ दिन लगेंगे। कुछ देर बाद उसे एक हाइना की लाश के पास एक स्क्रॉल पड़ा मिलता है। ध्यान से पढ़ने पर वो जान जाता है कि ये फायरबॉल स्पेल है और उसे सीखने का फैसला करता है। उसे दबाते हुए वो कहता है कि नई स्किल्स कभी बेकार नहीं होती, चाहे वो किसी भी क्लास की हो। इसके बाद वो पास आती हाइनों को देखता है और उन पर अपनी नई स्किल आजमाने का फैसला करता है, लेकिन इस फायरबॉल से नुकसान बहुत कम होता है और हाइनों को यह खरोंच भी नहीं लगती। एबिज उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसका फायरबॉल ग्रीन किड की थूक से भी कमजोर है। जेफ कहता है कि देर हो गई है और गेम से निकलने का वक्त आ गया है क्योंकि गेम लॉन्च हुए 3 दिन हो गए हैं। वो कहता है कि जल्द ही एम्पायर के 16 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों को
जबरदस्ती इस खतरनाक गेम में डाल दिया जाएगा। धीरे धीरे असली दुनिया के ऊपर बादल छाने लगते हैं, जो टेराफॉर्मिंग प्रोसेस की शुरुआत का संकेत है। विशाल हवेलियों के ऊपर बिजली कड़कने लगती है, जिससे गलियों में आम लोग डर जाते हैं। सबको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है और वो हैरान होते हैं कि ये सब कहां से आया, और सोचते हैं कि शायद ये कोई मजाक है। कुछ देर बाद लोग एक मैदान में खुद को पाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जबरदस्ती गेम में क्यों भेजा जा रहा है। चेस्टर बताता है कि वो घर पर खाना खा रहा था और अचानक यहां आ गया। वो फौरन पूछता है कि जेफ से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। एला कहती है कि वो उस बदमाश से अब कोई संबंध नहीं रखेगी, चाहे वो घुटनों के बल आए। वो कहती है कि नाइट जेफ से संपर्क करने का प्लान है और यकीन दिलाती है कि उसका अद्भुत हुस्न उसे उसके पांव में ले आएगा। सिस्टम बताता है कि एम्पायर के सभी 16 साल और उससे ऊपर के लोगों को जबरदस्ती गेम में डाल दिया गया है। सिस्टम ये भी बताता है कि अगर कोई प्लेयर इस गेम में मर गया तो वो असली दुनिया में वापस नहीं आ सकेगा। लोग फौरन नाइट जेफ और उसकी बेमिसाल लेवलिंग स्पीड याद करते हैं और उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद कुछ प्लेयर्स को गेम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, जो उन्हें परेशान करता है। एक नए पावर अलायंस के लीडर का कहना है कि हालात बिगड़ रहे हैं और उन्हें नंबर 1 प्लेयर को ढूंढना होगा। उसे बताया जाता है कि अभी उससे कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन पता चला है कि वो न्यूकमर्स विलेज छोड़ चुका है। एक बीटा टेस्टर जो इन लोगों को जानता है, गेम की मुश्किल की वजह से अभी तक लेवल 4 से आगे नहीं जा सका। लीडर कहता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि नाइट जेफ जैसा असाधारण इंसान शहर में है। कुछ देर बाद सिस्टम जेफ को बताता है कि उसे जरूरी जानकारी पाने के लिए ड्यूक से मिलना होगा। जेफ कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि रॉयल टेमर की जानकारी इतनी जल्दी मिलेगी, और ये उसे चिंतित करता है। वो जल्दी से सोफिया के पैलेस जाता है ताकि नई जानकारी पर बात कर सके। सोफिया उसे देखते ही मुस्कुरा देती है और कहती है कि इस वक्त उसकी बहुत याद आई। जेफ सोचता है कि उसकी यह साथी बेहद आकर्षक है और कोई उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। इसके बाद वो उससे खबर पूछता है और वो बताती है कि उसके चाचा कहीं जाने वाले हैं और वापस नहीं आ रहे। जेफ कहता है कि ये फॉल्स अलार्म है और सोफिया उसे बताती है कि उसे हिडन क्लास अनलॉक करनी होगी। वो ये भी बताती है कि ये हिडन क्लास पास के एक शहर में है और जेफ खुश होता है कि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो कहती है कि ये काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि शहर के बाहर पहाड़ों में ताकतवर ड्रैगन्स रहते हैं। जेफ समझ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और सोफिया पूछती है कि उसे इस डंजियन के बारे में कैसे पता है, जिससे वो थोड़ा अटक जाता है। जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने सुना है कि वहां कोई अजीब डिमनाइज्ड लेवल बॉस है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो सब कुछ जाकर खुद देखेगा और अकेले जाएगा। सोफिया उसे इतनी लापरवाही से मना करती है, लेकिन वो कहता है कि उसके अपने तरीके हैं। वो आगे कहता है कि सही मात्रा में पैसों से किसी भी ड्रैगन को हराया जा सकता है और वो सही प्रोफेशनल को जानता है। मर्सिनरीज के लिए पोर्टल खोलते हुए वो कहता है कि इस काम के लिए सिर्फ उसी की जरूरत है। पोर्टल से डोलोरेस निकलती है और सोचती है कि इस बार कौन सा हसीन आदमी उसे बुला रहा है। प्रोटैगोनिस्ट को ध्यान से देखने पर वो उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या उसे सच में उसकी याद आई। जेफ कहता है कि काम है और डोलोरेस उम्मीद करती है कि ये कोई और ड्रैगन वाला झमेला ना हो। जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बहुत समझदार है क्योंकि बात सच में ड्रैगन से लड़ने की ही है। डोलोरेस फौरन मुड़ती है और कहती है कि वो अपना वक्त इसमें नहीं लगाएगी, लेकिन जेफ 2 अरब की पेशकश करता है। डोलोरेस कहती है कि पैसे छोड़ने का मन नहीं, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो 1 महीने बाद शामिल होगी। जेफ कहता है कि वो उसे होली स्पिरिट सोर्स की लोकेशन बता रहा है, जिस पर डोलोरेस कहती है कि इससे सब कुछ बदल जाता है। जेफ उत्साह से कहता है कि डील पक्की है और वो अभी वहां जा सकते हैं। डोलोरेस पूछती है कि होली स्पिरिट सोर्स आखिर है कहां, और जेफ बताता है कि उन्हें आइलैंड जाना होगा। सोफिया उसे देखती है और कहती है कि ये लड़का सच में बेहद अद्भुत इंसान है। वो सोचती है कि क्या वो आगे चलकर गॉड टियर प्लेयर बनेगा या इससे भी ऊंचा उठेगा। इधर एक जगह जहां गोब्लिन्स रहते हैं, प्लेयर्स के एक छोटे से ग्रुप का एक साथी मारा जाता है। अचानक पता चलता है कि मरने के बाद प्लेयर को वापस लाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक सीमा है। कहानी वापस ड्रैगन माउंटेन्स पर आती है जहां जेफ और डोलोरेस खजाने की तलाश में निकले हैं। जेफ कहता है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स लेवल 80 के हैं और अगर उसके बफ्स ना होते तो वो गिर जाते। वो कहती है कि कत्लेआम से बचना बेहतर है और वो सहमति जताता है। कुछ देर बाद उनके सिर के ऊपर से एक विशाल ड्रैगन आराम से उड़ता हुआ निकल जाता है। डोलोरेस पूछती है कि क्या उसे एंट्रेंस की सही जगह पता है, क्योंकि ये ड्रैगन पिछले वाले से भी ताकतवर लगता है। जेफ कहता है कि यहां चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उन पर किसी का ध्यान नहीं है और डंजियन का एंट्रेंस बहुत अच्छी तरह छुपा है। कुछ देर बाद
वो सही जगह पहुंचते हैं और प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि वो सही था। वो रूनिक ड्राइंग वाले विशाल पत्थरों के पास जाते हैं जिनसे इंटरैक्ट करना होगा। डोलोरेस कहती है कि ये टेलीपोर्टर बहुत अच्छी तरह बना है, इसलिए वो शायद ये पोर्टल नहीं खोल पाएगी। जेफ पास आता है और कहता है कि वो इस समस्या को खुद हल करेगा और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद वो ग्लोव के ऊपर से ही अपना हाथ काटने के लिए चाकू निकालता है, जो फिर भी काफी मजबूत है। डोलोरेस हैरानी से उसे रिचुअल करते देखती है और पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता है। उसे बेहद हैरानी होती है कि वो सच में इस टेलीपोर्टर को एक्टिवेट कर सकता है। जेफ कहता है कि उसके अपने तरीके हैं और उसे पीछे आने को कहता है, फिर नीचे उतर जाता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि वो बेहद खतरनाक इलाके में दाखिल हो रहा है और वापस जाने की सलाह देता है। डोलोरेस हैरान होती है कि वो इस डरावने जोन में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें उसे साफ करने के लिए सिर्फ 3 घंटे मिले हैं। वो कहती है कि उसे बता दे कि ये मिशन 5 ड्रैगन से लड़ने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जेफ पूछता है कि क्या वो डर रही है और डोलोरेस फौरन बहादुरी का नाटक करती है और कहती है कि बेकार की बात है। जेफ पूछता है कि क्या वो कैमोफ्लेज मैजिक जानती है जो इस काम में बहुत मदद करेगी। डोलोरेस कहती है कि क्लॉकिंग स्पेल इतनी लो लेवल है कि उसने सीखी ही नहीं। जेफ कहता है कि उन्हें अपनी मौजूदगी छुपानी होगी और फिर उंगली चटकाता है जिससे दोनों गायब हो जाते हैं। जेफ बताता है कि इस लेरिंथ में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उनमें से 3 लेवल 60 के क्रॉलर्स हैं। डोलोरेस पूछती है कि उसे ये कैसे पता, और वो कहता है कि बस कुछ चीजें उसे पता होती हैं। कुछ देर बाद उन्हें कुछ रेंगने वाले जीव मिलते हैं और वो बिना ध्यान खींचे उनके पास से निकलने का फैसला करते हैं। जेफ कुछ आत्मविश्वास भरी हरकतें करता है और ट्रैप्स के ऊपर से कूदता है, लेकिन उनके मैकेनिज्म को एक्टिवेट नहीं करता। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और उन विशाल जीवों के पास से गुजरता है जो वरना उसे चीर कर रख देते। डोलोरेस हैरान होती है कि ये इंसान लेवल 60 के मोनोलिथिक मॉन्स्टर के पास से बिना पकड़े निकल सकता है। इसके बाद वो उसकी हरकत दोहराने की कोशिश करती है और कामयाब हो जाती है। जेफ उसे सावधान रहने और हर पल लड़ने के लिए तैयार रहने की हिदायत देता है। उन्हें एक विशाल मॉन्स्टर दिखता है और प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि ये पिछले वाले से अलग है। इस मॉन्स्टर को लेरिंथ का कीपर कहते हैं और जेफ डोलोरेस को गंभीर लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। जेफ उसे यकीन दिलाता है कि वो खजाने का चेस्ट खोलेगा, जबकि वो जरूरी स्पेल्स तैयार रखे। वो सतर्क रहना जरूरी समझता है और टोड को बेसोचे समझे हिलने से मना करता है, वरना बीस्ट जाग जाएगा। कुछ देर बाद जेफ उस चेस्ट के पास पहुंचता है जिसकी इस बॉस ने रखवाली की है और खुश होता है कि बिना किसी की नजर में आए यहां तक पहुंचा। चेस्ट खोलने पर वो पाता है कि अंदर के खजाने भी बदल रहे हैं, जो उसे बहुत परेशान करता है। वो इतनी जोरदार प्रतिक्रिया देता है कि पास का बॉस तुरंत जाग जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में डोलोरेस के ताकतवर हमले से वो बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है। वो पूछती है कि वो वहां क्यों खड़ा है और उसे जल्द से जल्द जान बचाने की सलाह देती है। जेफ आगे दौड़ता है, तभी अचानक जिस बर्फ में बीस्ट बंद था वो टूट जाती है। डोलोरेस बीस्ट को और जकड़ने के लिए पेंटागोनल मैजिक स्पेल इस्तेमाल करती है। वो उस विशाल जीव को जगह पर रोकने के लिए ताकतवर थंडर क्लैप इस्तेमाल करती है। जेफ ध्यान से अपने मिले हुए तोहफे देखता है और एहसास होता है कि वो एक बार फिर बेहद किस्मत वाला है। जेफ खुश होता है कि अब उसके पास स्काईबेन आइटम है जो उसके कूल डाउन्स रीसेट कर देता है। डोलोरेस पूछती है कि इस बॉस का क्या करें, लड़ें या चले जाएं। जेफ कहता है कि वो लड़ेंगे, इसलिए पूरी ताकत लगानी होगी। वो मॉन्स्टर की तरफ कुछ और कदम बढ़ाती है और उस पर ताकतवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स बुलाने की तैयारी करती है। विशाल सुअर बेतहाशा दर्द से चिल्लाता है और फिर मदद के लिए किसी साथी को बुलाने का फैसला करता है। जेफ और एबिज को पहले इस चीख का मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि बॉस पहले ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कुछ ही पलों में इस गुफा की पत्थर की छतवारों के बोझ से टूटने लगती है। काफी जल्दी एक ड्रैगन उस छेद से रेंगता हुआ आता है और अपने रास्ते में सबको जलाने की कोशिश करता है। जेफ और डोलोरेस को एहसास होता है कि अब लड़ना बेकार है और जितना जल्दी हो सके भागना होगा। डोलोरेस हैरान होती है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि बॉस आमतौर पर ड्रैगन्स को नहीं बुला सकते। जेफ अंदाजा लगाता है कि ये दोनों पड़ोसी हैं और यहां साथ रहते रहते दोस्त बन गए। डोलोरेस जेफ को खबरदार करती है कि बीस्ट सीधे उसकी तरफ दौड़ रहा है। जेफ कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये राक्षस पूरी ताकत से हमला करेगा। वो पहले हमला करने का फैसला करता है क्योंकि ये उसका फायरबॉल आजमाने का सबसे सही मौका है। कुछ ही पलों बाद वो जीव को मरने का हुक्म देता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है। एक जोरदार क्लिक के बाद उसके हाथ से एनर्जी का एक बोल्ट निकलता है जो 242 का नुकसान करता है। जेफ सोचता है कि वो कितना बदकिस्मत है कि इतने सारे बफ्स के बाद भी बस इतना ही नुकसान हो सका। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मॉन्स्टर अचानक रुक जाता है, जैसे उसके जिस्म में कुछ गड़बड़ हो रही हो।
उसका जिस्म अचानक फटने लगता है, जैसे कोई विशाल गोला उसके अंदर से गुजर रहा हो। जेफ को नोटिफिकेशन आती है कि दुश्मन की हेल्थ कम होने की वजह से इंस्टेंट डेथ इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। उस पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है कि उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं और वो लेवल 20 पर पहुंच गया है। डोलोरेस यकीन नहीं कर पाती कि लेवल 12 का एक नया प्लेयर डीमनाइज्ड बॉस को हरा सकता है। इस दुनिया के प्लेयर्स हैरान हैं कि ये इंसान ऐसी बुलंदियों तक कैसे पहुंच सकता है। वो नाइट जेफ की तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं कि ये इंसान एकदम अलग ही लेवल पर है। वर्ल्ड लीडर बोर्ड्स देखने वाले भी समझते हैं कि इस इंसान से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आता कि लेवल 12 का नया प्लेयर लेवल 100 के मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। जेफ कहता है कि बॉस मर गया। ड्रैगन गुस्से में है, लेकिन उसने अभी लूट नहीं उठाई। डोलोरेस कहती है कि वो पोर्टल खोल रही है और अगर वो अभी नहीं भागा तो वो कभी यहां से नहीं निकल पाएगा। कुछ ही पलों बाद सब कुछ तबाह हो जाता है और पीछे बस पत्थरों का ढेर रह जाता है। डोलोरेस कहती है कि उसे इतना एड्रेनालिन रश काफी अरसे से नहीं मिला था और जेफ उसकी होशियारी की तारीफ करता है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि वो अभी यहां से निकले नहीं हैं, क्योंकि एक दुश्मन अभी बाकी है। वो दुश्मन जाहिर है वो डिवाइन हेवनली ड्रैगन है जो अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एक विशाल जीव उनके पास उतरता है और उन पर आग उगलने की तैयारी करता है। जेफ और डोलोरेस दिखावा करने की कोशिश करते हैं जैसे उनके पास इस जीव से निपटने की ताकत है। कुछ देर बाद कहानी सेंट्रल सिटी पर आती है, जहां जेफ अच्छी तरह जम चुका है। सोफिया कहती है कि वो सच में वो आइटम्स लैरिंथ से ले आया जो उसने मांगे थे। वो आगे कहती है कि वो बिल्कुल जबरदस्त है और जेफ कहता है कि ये तो बेहद आसान काम निकला। जेफ पूछता है कि अब जब स्क्रॉल मिल गई है तो हिडन क्लासेस कैसे अनलॉक होंगी। सोफिया कहती है कि ये स्क्रॉल जेफ की छुपी हुई ताकत को जगाएगी और उसके लिए खास तौर पर बनाई गई एक नई क्लास खोलेगी। जेफ हैरानी से उसे देखता है और समझने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद वो उसे पीछे आने का इशारा करती है। कुछ देर बाद वो एक खास सीक्रेट रूम एक्टिवेट करती है जो उसके हुक्म पर खुलती है। जेफ सोचता है कि पिछली जिंदगी में उसे इस इमारत में सीक्रेट रूम के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसने ये देखा ही नहीं था। मास्टर सिड्रिक नाम का एक रॉयल बीस्ट टेमर उसके सामने प्रकट होता है और उसका स्वागत करता है। जेफ आदर से झुकता है और कहता है कि वो अपनी हिडन क्लास अनलॉक करने आया है। सिड्रिक स्क्रॉल लेता है और कहता है कि ये इस बदलाव में उसकी मदद करेगी। फिर वो पूछता है कि क्या वो इसके लिए तैयार है। जेफ उत्साह से कहता है कि वो और इंतजार नहीं कर सकता और सेड्रिक कहता है कि अपने दिल की सुने। वो उसे आराम करने, घबराने से बचने और विरोध न करने को कहता है और जेफ फौरन उसकी बात मानता है। कुछ ही पलों बाद उसे महसूस होता है जैसे उसके अंदर गोले प्रकट हो रहे हैं जो ऊर्जा से भर रहे हैं। धीरे धीरे ये हर गोला नीली लौ से भर जाता है, जिससे वो चमकने लगते हैं। सिड्रिक कहता है कि उसने कभी नहीं देखा कि 5 क्रिस्टल बॉल्स एक साथ एक्टिवेट हों। सोफिया पूछती है कि क्या यही वो बात थी जो उन्होंने टॉप क्लास तक पहुंचने के बारे में कही थी। सिड्रिक कहता है कि जब उसने ये बदलाव किया था तो वो सिर्फ 3 क्रिस्टल बॉल्स एक्टिवेट कर पाया था। इसके बाद वो प्रोटोगोनिस्ट की खुलकर तारीफ करने लगता है। सोफिया भी प्रोटोगोनिस्ट की असाधारण काबिलियत पर जोर देती है और कहती है कि वो किसी आम इंसान से बढ़कर है। जेफ कहता है कि वो नई क्लास से यही उम्मीद रखता था, क्योंकि वो अविश्वसनीय ताकत से भरा हुआ महसूस कर रहा है। अपनी नई स्टैट्स देखकर उसे एहसास होता है कि ये एकदम अनबैलेंस्ड और पागलपन भरी है। समझ नहीं आता कि ऐसी गैर बराबर क्लासेस क्यों बनाई गईं, लेकिन सेड्रिक इस बारे में सोचना छोड़ता है और उसे बधाई देता है। जेफ को सारा गियर भी मिलता है, लेकिन पता चलता है कि मटेरियल्स के लिए उसे खुद लेवल अप करना होगा। सेड्रिक और सोफिया उसे बताते हैं कि वो जबरदस्त है और अब वो डिवाइन रियलम में दाखिल हो चुका है, जहां उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं। जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि इस जिंदगी में वो बिना ज्यादा मेहनत किए बड़ी बुलंदियां हासिल करेगा। हम एक पल के लिए अपने हीरो को छोड़ते हैं और किसी और जगह चलते हैं जहां एक योद्धा टेस्ट देना चाहता है। गार्ड पूछता है कि वो कौन से लेवल का टेस्ट लेना चाहता है और उसकी तैयारी देखता है। योद्धा कहता है कि वो अकेले टेस्ट से गुजरकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। गार्ड कहता है कि उसने हाल ही में ऐसे कई दिलेर लोगों से मुलाकात की है और उनके जोश की तारीफ करता है। उसके साथी कहते हैं कि वो अच्छी खबर का इंतजार करेंगे, जिस पर वो कहता है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गार्ड कहता है कि दूसरी दुनिया से आए ऐसे मेहमानों का मिजाज सच में अलग होता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और कहता है कि बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स म्यूटेट हो गए थे। लड़कियां फौरन उसे पकड़ती हैं और पोटियन ढूंढती हैं ताकि उसके जख्म ठीक हो सकें।
इस तरह हमें समझ आता है कि इस दुनिया में कोई भी प्रोटोगोनिस्ट के करीब भी नहीं आ सकता। जेफ इधर अपने क्लासमेट्स की बातचीत देखता है और एहसास होता है कि वो उसे ढूंढने लगे हैं। वो फैसला करता है कि उनके सामने अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा और खुद पर ध्यान नहीं खींचेगा ताकि लेवल अप पर फोकस कर सके। इसके बाद वो आराम से ड्रैगन को दुश्मनों पर हमला करने का हुक्म देता रहता है। ड्रैगन्स जेफ का सारा गंदा काम खुद करते हैं और बेहद खतरनाक विशाल स्टोन गोलेम्स को तोड़ देते हैं। ये गोलेम्स बाकी लोगों के लिए खतरनाक हैं, लेकिन लेवल 20 तक पहुंचे ड्रैगन्स इन्हें मेवे की तरह तोड़ देते हैं। जेफ को बेहद महंगा इक्विपमेंट मिलता है जो बहुत कम गिरता है, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ है। नई तलवार उठाने के बाद उसके पास एक दहाड़ सुनाई देती है और उसे लगता है जैसे कोई विशाल राक्षस उसके पास आ गया हो। जेफ उस जीव को ध्यान से देखता है और अंदाजा लगाता है कि ये उसे अपने बॉस की बहुत याद दिलाता है। सिस्टम बताता है कि इस मॉन्स्टर को गार्डियन ऑफ डेप्सिस कहते हैं और ये किंग लेवल पर है। जेफ फौरन आगे दौड़ता है और लिटिल वन को हुक्म देता है कि वो सामने से वार झेले, जबकि वो उसे कवर करेगा। इधर दो बदकिस्मत लड़कियां अपने बॉस की दुखद मौत का सामना कर रही हैं, जो जख्म से नहीं बच सका। वो कहती हैं कि अगर नाइट जेफ ने ये टेस्ट पास किया है तो जरूर किसी कमजोरी का फायदा उठाया होगा। सिस्टम बताता है कि नाइट जेफ इतिहास का पहला प्लेयर बना जिसने लेवल 20 पर एबिस ट्रायल पूरा किया। जेफ आसानी से अपने दुश्मन को हरा देता है क्योंकि उसका बीस्ट अकेले भी इसे संभाल सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसे बस एबिस का एक और फ्रैगमेंट मिलता है और बस वो कहता है कि वंडरर ने पहला टुकड़ा गिराया था और अब वो अगला टुकड़ा हासिल कर सका। इसका मतलब समझने की कोशिश में वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि अभी इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं और बाद में सोचेगा। इसके बाद वो टेस्टिंग एरिया से बाहर निकलने के लिए पोर्टल खोलता है और उसका फौरन स्वागत होता है। नाइट्स हाथों में बॉक्सेस लिए कहते हैं कि उसने टेस्ट पास किया है, इसलिए उसे इनाम मिलना चाहिए। जेफ को वेलोर स्टोन मिलता है जिसमें जबरदस्त ताकत है और वो उसका बैज और मजबूत कर सकता है। जेफ समझता है कि अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं और फौरन अपनी ताकत नई करने का फैसला करता है। अब उसके पास लेजेंडरी वेलोर बैज है जो उसे और भी मजबूत बनाता है। जेफ खुशी से कहता है कि अब वो लेवल 30 के जोन में अजेय होगा, जबकि वो अभी लेवल 20 के जोन से निकला है। सिस्टम उसे बताता है कि जल्द ही गेम से बाहर निकलना मुमकिन होगा और उसे हकीकत में वापस आना चाहिए। बाकी प्लेयर्स को भी ये नोटिफिकेशन मिलती है और वो खुश होते हैं कि अपने घर वालों के पास वापस जा सकते हैं। कुछ ही पलों बाद हर प्लेयर के नीचे एक छोटा पोर्टल प्रकट होता है। न्यूज में बताया जा रहा है कि लगभग सभी देश इस गेम में उतरने लगे हैं और ये चिंताजनक लग रहा है। एक अनाउंसर एक हाईले प्लेयर का इंटरव्यू भी करता है कि आखिर चल क्या रहा है। जेफ उस प्लेयर को ध्यान से देखता है और कहता है कि उसने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना। हाईले प्लेयर कहता है कि एबीस ट्रायल में अकेले जाना बुरा ख्याल है और इससे मौत हो सकती है। वो ये भी कहता है कि साइंटिस्ट्स भी इस गेम के वजूद की वजह नहीं समझ पाए, लेकिन वहां जिंदा रहना मुश्किल है। वो ये भी कहता है कि नाइट जेफ एकदम अलग ही लेवल पर है और उसे कोई कभी नहीं हरा पाएगा। इस न्यूज को कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो जेफ को अपने काबू में लेकर इस गेम का फायदा उठाना चाहते हैं। वो अपने बटर की तरफ मुड़कर कहता है कि नाइट जेफ के बारे में सब कुछ जानने के लिए हर तरीका अपनाया जाए। जेफ ध्यान देता है कि इस जिंदगी में गेम का असली दुनिया पर कब्जा पिछली जिंदगी से धीमा है, जो उसे हैरान करता है। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसे जल्दी लेवल अप करने का एकदम सही मौका मिला है। उसके लिए लेवल 30 एक अहम पड़ाव है क्योंकि अब उसे एक और पेट मिलने का मौका है। वो वैली ऑफ द ग्रे मिस्ट जाता है ताकि एक्सपीरियंस पॉइंट्स की फार्मिंग जारी रखे जब तक वहां कोई और नहीं है। उसका एज्योर बेबी आगे दौड़ता है और अपनी जोरदार दहाड़ से दुश्मनों को बहरा कर देता है। जेफ खुशी से अपने पेट की तरक्की देखता है और कहता है कि वो दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। दुश्मनों को स्टन करने के बाद ड्रैगन फैसला करता है कि अब आग का वार करने का वक्त आ गया। बिल्कुल बेबस निशाने नुकसान झेलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और फौरन मौत को गले लगा लेते हैं। जेफ का लेवल और बढ़ता जाता है। उस चाहते हुए आंकड़े तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये जानकर लीडर बोर्ड्स वो देखने वाले लोग यकीन नहीं कर पाते कि कोई इतनी जल्दी लेवल अप कर सकता है। हाईले प्लेयर कहता है कि उसे लगता था कि ऊंचे लेवल्स पर लेवलिंग धीमी हो जाती है। उसके साथी कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है और टॉप में दूसरा नंबर भी बुरा नहीं है। इधर हम ड्रैगन्स नेस्ट पर पहुंचते हैं जहां दो छिपकलियां गुम हुए ड्रैगन्स एग के बारे में बात कर रही हैं। हेवनली फायर ड्रैगन एंड हेवनली एज्योर ड्रैगन को एहसास होता है कि उन्हें किसी नई लेजेंड की तरफ रुख करना होगा। हेवनली फायर ड्रैगन कहता है कि उसे किसी ऐसे इंसान की आभा महसूस हो रही है जो उन्हें घिन दिलाता है। एज्योर ड्रैगन कहता है कि इस जवान चेहरे से निकलने वाली घिनौनी डिविनिटी बहुत कमजोर है।
ड्रैगन्स का प्रॉफिट कहता है कि वो इस पर यकीन करने को तैयार है और चाहे ये लापरवाह हो, लेकिन लोगों का भविष्य इसी इंसान पर टिका है। दूसरा ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उड़ जाते हैं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा। ड्रैगन अंधेरे की बात करता है जो जगह और वक्त से परे है, और ये इंसान उनकी नजात की आखिरी उम्मीद है। एजियोर ड्रैगन कहता है कि अपने लोगों की किस्मत किसी आम इंसान के हाथ सौंपना अच्छा ख्याल नहीं है। इधर दूसरे सबसे ऊंचे रैंक के योद्धा चूम और उसके दोस्त आखिरकार शहर पहुंचते हैं। वो कहता है कि नाइट जेफ के अलावा वो पहले प्लेयर्स हैं जो यहां पहुंचे। कुछ ही पलों बाद वो हवा में कई विशाल ड्रैगन्स उड़ते देखता है। वो जेफ को भी देखते हैं जो जोर से मदद मांग रहा है और कह रहा है कि जस्टिस के ड्रैगन ने उसे अगवा कर लिया है। देखने वाले कहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ड्रैगन कभी नहीं देखा और अंदाजा लगाते हैं कि वो जेफ को अपनी बाहों में उठाए हैं। चूम कहता है कि लेवल 100 पर भी ऐसे ड्रैगन्स को पाने की कोई उम्मीद नहीं। पूरी दुनिया में खबर फैलती है कि मशहूर नाइट जेफ को ड्रैगन्स ने पकड़ लिया है। इधर जेफ खुद को एक अनजानी जगह पाता है जहां ये विशाल जीव भरे हुए हैं। एबिज उसे उसके कारनामे याद दिलाता है और कहता है कि उनसे संपर्क करने का फैसला बिल्कुल गलत था। जेफ को एहसास होता है कि वो खत्म हो गया क्योंकि उसने एक ड्रैगन का अंडा चुराया था और दूसरे का घर लूटा था। ड्रैगन पूछता है कि क्या उसे उनका रूप देखकर डर नहीं लगता, और जेफ जवाब न देने का फैसला करता है। दूसरा ड्रैगन कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि जो अंडा उसने लिया वो उनके लोगों की आखिरी उम्मीद है। जेफ अंदाजा लगाता है कि शायद ग्रीन बेबी की बात हो रही है और दूसरा ड्रैगन उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे बुरा नाम दिया। फायर ड्रैगन कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए काम पर आना बेहतर है। वो दोनों मिलकर आसमान में उड़ते हैं और अनजान इरादों के साथ ड्रैगन गॉड को जोर से पुकारने लगते हैं। जेफ फौरन डरपोक बनकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो इस ड्रैगन को ज्यादा नहीं जानता था और अंडा चुराने का उसका इरादा नहीं था। लेकिन ड्रैगन्स पास में एक भव्य ड्रैगन की मूर्ति की तरफ नजर करते हैं। उसकी आंखों में 2 रंगों की ऊर्जा एक साथ चमकने लगती है और जेफ की तरफ बढ़ती है। उसे स्वर्ग का तोहफा और ड्रैगन क्लैन का आशीर्वाद मिलता है जो आज तक किसी को नहीं मिला। इसके बाद वो उसे ड्रैगन गॉड की ताकत का हिस्सा लेने का मौका देते हैं ताकि वो अजेय बन सके। इधर न्यूज में खबर फैलती है कि एक नई लेजेंड उभरी है जो जेफ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लोग अंदाजा लगाते हैं कि नाइट जेफ ने जल्दी लेवल अप करने के लिए ड्रैगन से कोई सौदा किया है। जेफ होश में आता है और महसूस करता है कि उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन आती है कि वो और ताकतवर हो गया है। एबिस कहता है कि ड्रैगन्स उड़ गए और वो खुद लेवल 40 के जोन में बिल्कुल अकेला है। जेफ अपनी स्टैट्स देखता है और वहां ड्रैगन गॉड्स ब्लेसिंग पाता है। उसे एक नई स्किल मिलती है जिससे वो अपने पैसों को किसी भी नुकसान से बचाने वाली ढाल में बदल सकता है। वो ये भी जानता है कि इस स्किल का कोई रिकवरी टाइम नहीं है और एहसास होता है कि ये अविश्वसनीय किस्मत है। वो मुस्कुराता है और खुश होता है कि वेल्थ क्लास में नई स्किल्स आई हैं और एक और सब क्लास देखता है। अब उसके लिए जानवरों को वश में करने की कोई सीमा नहीं रही। जेफ को एक सच्चे देवता जैसी ताकत मिलती है और अब कोई भी मुसीबत उसे डरा नहीं सकती। वो घुटनों के बल बैठकर कहता है कि वो उन ड्रैगन गॉड्स के लिए अगरबत्ती जलाएगा जिन्होंने ये दिया। कुछ देर बाद वो लेवल 30 के टेस्टिंग हॉल में जाता है और वहां एक गार्ड मिलता है। उससे पूछा जाता है कि क्या वो एबिस लेवल चैलेंज लेना चाहता है और जेफ फौरन हाँ कह देता है। नाइट उसे थोड़ा रुकने को कहता है, फिर एक पोर्टल खोलता है जो हवा अंदर खींचता है। नाइट उसे आगे बढ़ने और टेस्टिंग एरिया में जाने को कहता है और जेफ आगे बढ़ जाता है। कुछ ही पलों बाद वो एक विशाल बर्फीले बियाबान में पहुंचता है जो जानलेवा खतरों से भरा है। जेफ कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि यहां क्या है तो शायद वो ज्यादा गर्म कपड़े पहनता। कुछ ही पलों बाद एक विशाल स्नोबॉल उसकी तरफ उड़ता आता है जिसे उसे डोड्स करना है। आखिरी पल में वो एक तरफ उछलता है ताकि ज्यादा नुकसान न हो। एबिस पूछता है कि उसने शील्ड क्यों नहीं लगाई और जेफ ईमानदारी से मान लेता है कि वो भूल गया था। कुछ ही पलों बाद बिगफुट जैसे दिखने वाले विशाल मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ते आते हैं। जेफ अपने वफादार पेट को आगे बुलाता है ताकि इस बदमाश को दिखाए कि वो क्या कर सकता है। ड्रैगन फौरन उड़ता है और उस विशाल जीव पर आग की एबिलिटीज बरसाता है और उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही होता है। एक और लड़ाई जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जेफ सोचता है कि क्या हर दुश्मन एक ही बार में गिर जाएगा। सिस्टम अब ग्रीन ड्रैगन की नई एबिलिटीज जाहिर करता है जो उसे पहले से भी ज्यादा अनबैलेंस्ड बना देती हैं। लेकिन इसके बाद वो देखता है कि मॉन्स्टर्स की एक विशाल तादाद प्रकट हुई है और उसकी तरफ आ रही है। जेफ एज्योर किड को कहता है कि गंभीरता से काम ले और इलाके के सभी दुश्मनों को खत्म करे। बेबी आसमान में उड़ता है और दुश्मनों पर आग के विशाल गोलों की बारिश कर देता है। नतीजे में वो इस जगह के बॉस को उसके सभी साथियों समेत
बिना ज्यादा मुश्किल के खत्म कर देता है। जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक ही वार में गिर जाते हैं, इसलिए ये बहुत आसान था। सिस्टम एक बार फिर सभी प्लेयर्स को बताता है कि प्लेयर नाइट जेफ कितना जबरदस्त है। उसे पाना चाहने वाले लोग कहते हैं कि ये इंसान सच में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। वो उस दिलचस्प इंसान से खुद मिलने और उसे अपनी तरफ लुभाने के लिए शहर वापस जाने का फैसला करते हैं। जेफ को एक और फ्रैगमेंट मिलता है और वो सोचता है कि अभी और कितने लेने होंगे। जेफ सोचता है कि अब वो ब्लैकमिश के पास जाकर बैज अपग्रेड करवा सकता है और डिस्काउंट भी मांग सकता है। इसके बाद वो गार्ड से विदा लेता है और कहता है कि वापस आने पर जरूर मिलेंगे। वो लगभग फौरन मेन सिटी की तरफ निकलता है ताकि अपने काम निपटाए और सोफिया से मिले। वापस आने पर वो पाता है कि मेन सिटी में पहले से कहीं ज्यादा लोग हैं और सच में वो एक हफ्ते से गायब था। सबसे पहले वो इक्विपमेंट की जांच करवाने का फैसला करता है और देखता है कि वहां काफी लोग हैं। वो बिना किसी औपचारिकता के अंदर घुस जाता है, लाइन लांघता है और मालिक से अपना इक्विपमेंट जांचने को कहता है। पहले ब्लैकमिथ उसे यहां से जाने और आम लाइन में आने को कहता है, लेकिन फिर वो उसे पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि सामने वेल्थ का देवता खड़ा है और उसे अंदर आने और जो चाहे लेने